नमस्कार, स्वागत है आपका यूर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। 2 दिनों की कमजोरी के बाद बाजार में आज तेजी लौटती तो दिख रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आज भी दबाव है। बाजार जहां पर खुला वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। हालांकि निफ्टी अभी भी 18,200 का जो स्तर है उसको बचाने में कामयाब है। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो बाजार की जो सेहत है वो ठीक ही लग रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 गुने का अंतर है। अगर हम गिरने वाले शेयरों और चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो 641 शेयर हैं इस वक्त लाल निशान में, इसके मुकाबले 1341 शेयर हैं हरे निशान में। तो बाजार में स्ट्रेंथ को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स, चूंकि हमने अच्छी तेजी देखी थी और वहां पर हम क्या ये कह सकते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट थोड़ा सा होते हुए हमें दिख रहा है। आज बैंकिंग, फाइनेंशियल, मेटल, ये स्टॉक्स जो है बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। बजाज ट्विंस की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहां पर आधे से लेकर 1.5% के आसपास की तेजी है। बजाज फाइनेंस आज है निफ्टी का टॉप गेनर 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ साथ। उसके पीछे एक्सिस बैंक, ये भी 1.25% मजबूत है। लेकिन अब मेटल स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि शुरुआती तेजी को अब थोड़े से गंवाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप देख लीजिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये ऊपरी स्तरों से थोड़े से नीचे आए हैं। इसके चलते ही बाजार में जो शुरुआती तेजी थी उस पर अब थोड़ा सा ग्रहण लगता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो फार्मा में डीवीज लैब का थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन जारी है। आज भी शेयर ये 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम दूसरे शेयरों की बात करें तो अदानी पोर्ट्स, आयशर, ग्रासिम, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ वो शेयर हैं जहां पर आज के सत्र में भी हम कमजोरी देख रहे हैं। और डॉक्टर रेड्डीज नतीजों के बाद यहां पर हमने लगातार प्रेशर बनते हुए देखा है, किसी खास रिकवरी के संकेत मिले नहीं हैं। सवाल यह कि चूंकि आज है वीकली एक्सपायरी और आमतौर पर हमें देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़े से बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं और उसकी पूरी की पूरी आपको आसार आज भी रखनी चाहिए। लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या 18,200 के आसपास आपके लिए एंट्री का मौका बनेगा या फिर 18,300 के आसपास जाने पर आपके लिए शॉर्ट के अच्छे मौके बन जाएंगे, ये जानेंगे। और आपके जो भी शेयर हैं उनसे जुड़े जो सवाल हैं उनको हम शो में जरूर शामिल करेंगे। पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ये सवाल पूछने का तरीका क्या है। तो रोज की तरह 9167329108 ये हमारा फोन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपर हिस्से पर ये फ्लैश भी होता रहेगा। और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए 18 स्वदेश को देख रहे हैं तो फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम का पता आपकी स्क्रीन पर, तीनों ही प्लेटफॉर्म पर @18 स्वदेश करके हमारा है पता। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। अविनाश जी और रत्नेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। रत्नेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्विकली आपसे जरा एक बार निफ्टी के लेवल्स जान लेंगे। शुरुआत हमने देखी थी 18,250 के आसपास रत्नेश, वहां से थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज की रेंज क्या होगी और आज वीकली एक्सपायरी को अगर किसी को ट्रेड करना है तो आपकी तरफ सलाह क्या होगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। ओवरऑल देखेंगे हम निफ्टी का सेटअप तो थोड़ा सा एक काफी अच्छी तेजी में, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन यहाँ पे बना हुआ है। ऊपर में अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 18,300 18,400 पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है। तो एक थोड़ा सा अभी अपसाइड अभी ऐसा लगता है थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, कंसोलिडेशन में बाजार जा सकता है। बट अभी भी ओवरऑल सेटअप जो रहेगा बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। यहाँ पे कहीं पे भी अगर 18,200 या 18,150 के आसपास आता है तो वहां पे वापस से हमको एक खरीदी का मौका मिल सकता है। आज एक वीकली एक्सपायरी के तहत मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन पर्टिकुलर आज के दिन के लिए थोड़ा सा अपसाइड तो लिमिटेड ही रहेगा। कहीं पे 18,300 या 330 के आसपास आता है तो वहां पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जो कि स्टॉप लॉस बनेगा 18,380 रुपए का। यहीं पे अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी का सेटअप थोड़ा सा ज्यादा मजबूत दिखता है निफ्टी के कंपैरिजन। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी भी मजबूती बनी रहेगी और 43,500 के आसपास आता है तो वहाँ पे खरीदारी का एक अच्छा मौका बनेगा। वहाँ पे 43,300 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे हम 44,200 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं थोड़ा सा अगर निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए तो बैंक निफ्टी में हमको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर तेजी करना है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए निफ्टी के कंपेरिजन। ठीक है, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, बाजार पर नजरिया यहाँ पर रत्नेश जी का। अगला सवाल ले लेते हैं और सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया गया है। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, संजय सिंह जी। संजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। हेलो जी 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 नमस्कार जी। संजय जी सुन पा रहे हैं हमें? आप सवाल पूछिए अपना। जी सुन पा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सीहोर से बोल रहा हूँ। जी
थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, लाइन में डिस्टरबेंस है, आवाज़ ठीक से हम नहीं सुन पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से हैं संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और इनका सवाल रिलायंस पावर पर है। 16,000 शेयर्स इन्होंने ले लिया है 17 रुपए के भाव पर, और क्योंकि मेरे ख्याल से ये इसका प्राइस कम था इस वजह से इन्होंने एंट्री ले ली, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा ले ली इस उम्मीद से कि रिलायंस पावर चलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी दिक्कतें हैं कंपनी के साथ, भारी कर्ज है, नतीजे तो हम देख ही रहे हैं। तो फंडामेंटली तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है रिलायंस पावर पर। एक प्राइस को यहाँ पर प्ले करने की इन्होंने कोशिश की लेकिन उसका भी फ़ायदा मिला नहीं इनको, और भारी नुकसान इस पर झेलना पड़ रहा है। 90,000 से ज़्यादा का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है संजय जी को। अविनाश जी क्या सजेस्ट करेंगे? रिलायंस पावर में तो कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इन्होंने 17 के लेवल पर ले लिया था इस स्टॉक को, अब इनका नुकसान थोड़ा तेज़ी से इसकी भरपाई हो सके उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? गुड मॉर्निंग पूजा। मुझे लग रहा है कि देखिए रिलायंस पावर में इन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है और वो भी ऊपरी लेवल पे खरीदी है। मेरे ख्याल से देखिए कोई भी उछाल अगर आता है तो इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जिससे हमको लग रहा है कि पुराने लेवल्स आपको एकदम नियर टर्म या शॉर्ट टर्म में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारा कर्जा कंपनी के बुक्स पे है और हालांकि ऑपरेशंस अभी स्टेबलाइज हो चुके हैं, लेकिन दूसरे पावर कंपनीज में मुझे लग रहा है कि विकल्प काफी अच्छा है। अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है तो मैं इनको आरईसी सजेस्ट करूंगा। आरईसी के नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए हैं, डिविडेंड यील्ड तो वैसे भी अच्छा होता है, प्लस अगर ये पावर जनरेशन में एक्सपोजर लेना चाहते तो टाटा पावर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ज्यादातर निवेशकों को याद रखना चाहिए कि सिर्फ प्राइस शेयर का मत देखे, वैल्यू देखे और ग्रोथ पोटेंशियल देखे। तो मुझे जो लग रहा है कि आरईसी और टाटा पावर में पैसा सिग्निफिकेंटली आने वाले साल सवा साल में बन सकता है, तो पैसा भी बचेगा प्लस ग्रोथ भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से स्विच करके आइदर ऑफ दीज टू शेयर्स अच्छा खासा इस लेवल से भी बन सकता है। ठीक है, तो रिलायंस पावर से निकलने की सलाह है और आरईसी और टाटा पावर आपके लिए बेहतर विकल्प होंगे, वहां पर आप स्विच कर जाइए। अखिलेश का सवाल आया है अगला, और ये सवाल आ रहा है व्हाट्सएप के जरिए, गोरखपुर से ये सवाल पूछ रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस के 200 शेयर हैं 117 रुपए के भाव पर, और इनके भाव के आसपास ही ये फिलहाल शेयर होना चाहिए। बिल्कुल देखिए 120 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। अविनाश जी आपसे ही राय लेंगे। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में देखने की थोड़ा सा हलचल तो है, एक तरफ कंपोजिट लाइसेंस की बात हो रही है, कंपनियां जो हैं नए नए तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं। हालांकि जो नतीजे आए थे वहां पर हमने प्रीमियम में कोई खास ग्रोथ देखी नहीं थी न्यू इंडिया एश्योरेंस की, लेकिन फिर भी ये शेयर चढ़ा है, महीने भर में तकरीबन 15% के आसपास का उछाल है लोअर लेवल से। आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ बनी रहेगी शेयर में और निवेशित रहना चाहिए इसमें अभी? मुझे लग रहा है कि अभिषेक इसमें निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए स्टॉक ने अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो आने वाला साल है दैट इज FY24 इंश्योरेंस कंपनीज के लिए और स्पेसिफिकली न्यू इंडिया इंश्योरेंस के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाला साल हो सकता है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम अभी इंश्योरेंस मार्केट में चल रहा है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास अच्छा कस्टमर बेस है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग तो है ही, प्लस मुझे लग रहा है कि नंबर्स आने की उम्मीद है कि इस साल पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छे आएंगे। तो आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे। मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो मेरे ख्याल से इस लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो ये है व्यू न्यू इंडिया एश्योरेंस पर आपके लिए फिलहाल होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल भी ट्विटर पर ही हमें आया है वैशाली जी का। स्ट्राइड्स फार्मा के स्टॉक हैं इनके पास, 50 शेयर्स इन्होंने 900 रुपए के लेवल्स पर लिए हुए थे स्ट्राइड्स फार्मा के, और अभी अगर हम करंट भाव देखें तो अभी भारी नुकसान हो रहा है, 368 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है स्ट्राइड्स फार्मा का। रत्नेश जी क्या सजेस्ट करेंगे स्टॉक में? स्ट्राइड फार्मा का चार्ट देखे तो काफी ज्यादा लो फॉर्मेशन पे चल रहा है, काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मैं इस तरह के निवेशकों के इनसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी अपना रिव्यू करवाए, पोर्टफोलियो इतने ज्यादा नुकसान में नहीं बैठे, तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगाए बाजार में, ताकि इतना भारी नुकसान ना हो और उससे बचा जा सके। तो अभी भी मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें से कहीं ना कहीं निकल जाए, क्योंकि कहीं भी इसमें अभी किसी भी तरह के उछाल की उम्मीद मुझे नहीं लगती है, और यहाँ से निकल के अभी दूसरे स्टॉक्स में कहीं चर्न कर ले तो ये जो नुकसान यहाँ पे हो रहा है एटलीस्ट वो आपका दूसरे स्टॉक से कवर हो सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा को लेकर ये व्यू निकलने की सलाह इसी।
आगे बढ़ेंगे, प्रीति सिंह का सवाल लेंगे। और आज सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और जुबिलेंट फूड को लेकर काफ़ी सवाल हैं। जुबिलेंट फूड के शेयर 47 इनके पास हैं और 460 रुपये के आसपास का भाव इनका है। इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर ज़रूर है अविनाश जी, लेकिन देख रहे हैं कि थोड़ा मार्जिन वाला प्रेशर है और कहीं ना कहीं जिससे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं, इनके मार्जिन को हिट करते हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस ने टारगेट्स भी कट किए हैं। कुछ कुछ ब्रोकरेजेस के तो 350 के नीचे के लक्ष्य हैं। मैक्वारी ने डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 340 का लक्ष्य दिया है। आपको क्या लगता है, भविष्य क्या समय देंगे तो ये पैसे बना के शेयर दे सकता है, या फिर अभी थोड़ा सा निकल जाना ही बेहतर होगा इससे? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स जो कल आ गए काफी खराब थे। इनफैक्ट टॉप लाइन ग्रोथ भी सिंगल डिजिट था, कामकाजी मुनाफा भी गिर गया है। और आपने सही कहा कि वैल्यूएशंस इस लेवल पे काफी महंगे लग रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से क्यूएसआर स्पेस में तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि पोस्ट कोविड डाइन आउट फैसिलिटीज भी सारे क्यूएसआर कंपनीज की शुरू हो चुकी है। लेकिन इस प्रकार का ग्रोथ नंबर देखने के बाद जो वैल्यूएशंस अभी चल रहे हैं वो जुबिलेंट फूडवर्क का थोड़ा सा महंगा लग रहा है। मेरे ख्याल से अगर निवेशक चाहे तो दूसरे जो कंपनीज है जैसे कि देवयानी इंटरनेशनल है, मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जुबिलेंट फूडवर्क से काफी सिग्निफिकेंटली हो सकता है। हालांकि ये छोटा प्लेयर है, लेकिन जिस प्रकार से इनका स्टोर रैंप अप हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे हैं, यहाँ पे शायद रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा रहेगा। तो मैं इनको स्विच करने की राय दूंगा। यहाँ पे एक अच्छा विकल्प बन सकता है अगर नजरिया अगले 8 से 12 महीने का है, तो दिस विल बी अ बेटर चॉइस कंपेयर टू जुबिलेंट फूडवर्क। ओके, ठीक है। तो ये है राय, जुबिलेंट फूड के बजाय देवयानी इंटरनेशनल ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप वहाँ पर निवेश अपना स्विच कर सकते हैं। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है सतीश जी का। यूको बैंक का इन्होंने लिया हुआ है और इनकी जो खरीदारी है वो 30 रुपये के पास है। 1000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं यूको बैंक के और हल्का नुकसान हो रहा है यूको बैंक में। हम अगर देखें इसके चार्ट्स तो पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। रत्नेश जी, क्या व्यू बनेगा आपका यूको बैंक पर? यूको बैंक में काफी अच्छी हमको तेजी देखने को मिली थी नवंबर महीने से लेके, जो कि चली थी दिसंबर पूरे 1 महीने तक। उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन चालू हुआ और अब कंसोलिडेशन के फेस में जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कंप्लीट होता हो, थोड़ा हल्का हल्का कहीं बेस बनाएगा तो कहीं ना कहीं अगर इनके पास थोड़ा सी निवेश की राशि और है जो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें एवरेज कर ले और स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे 23 रुपए का, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर कहीं पे भी इनको 34 रुपए के आसपास मुनाफा बांधने को मिलेगा। यूको बैंक को लेकर रत्नेश का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं लखनऊ से आरबी सिंह जी। सिंह साहब, पूछिए, क्या जानना है आपको? एक्चुअली में मेरे पास पिरामल फार्मा के 1000 शेयर हैं। पिरामल फार्मा? पिरामल फार्मा के जी। यू कैन से अराउंड 110 112 के रेट से। आपने कब लिए? अरे ये कई बार में थोड़े थोड़े करके लिए हुए हैं जी। ये लॉन्च ही पिछले साल ही हुआ है, हाँ। कुछ महीने पहले ही। बिल्कुल। तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इसमें जो है 110-12 का मेरे पास खरीद का भाव है ये 112। तो मैं रुक सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? अविनाश जी, पिरामल फार्मा हमने बहुत उत्साह देखा नहीं है इस शेयर में, और जिसने जिस भाव पर लिया होगा शायद वहां पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा होगा। आपको भरोसा है कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो शेयर को ऊपर लेकर जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि ये कब से डीमर्जर हो गया है, कोई बड़ी अपसाइड इन्वेस्टर्स ने देखी नहीं है। और इसका मेन कारण ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अभी भी इतना कोई जोरदार नहीं है। इनफैक्ट अभी भी हमको लग रहा है कि जो पूरी तरह से स्केल बेनिफिट्स है इस कंपनी को हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा। बट मेरे ख्याल से अगर देखिए नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेश करिए। कंपनी के पास काफी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट पाइपलाइन है, काफी बड़ा इनका रेवेन्यू बेस है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY24 में ये अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल होंगे, स्केल अप अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़े जब तक इंप्रूव नहीं होते तब तक कोई बड़ी रीरेटिंग नहीं आएगी। तो मैं निवेशक को यही कहूंगा कि नजरिया अगर 12 से 18 महीने का है तो ही यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये है राय पिरामल फार्मा पर। अगला सवाल ले लेते हैं। ये दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, विजय कुमार। विजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, नमस्कार। मैं दिल्ली से विजय कुमार बोल रहा हूँ। एक्चुअल में मैडम मेरे पास पावरग्रिड टेक्नोलॉजी के 105 शेयर है एट द रेट ऑफ 320 से।
ये कब लिया था आपने और कोई खास वजह आपने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी छोटी कंपनी है, ये आईटी स्पेस से केवल 170 करोड़ का ही मार्केट कैप नज़र आ रहा है। चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 320 ये काफ़ी ऊपरी स्तर पर आपकी खरीद लग रही है, उसके बाद से स्टॉक ने ये लेवल दिखाए नहीं और लगातार स्टॉक टूट ही रहा है। हम जहाँ तक स्टॉक के अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखें तो फिलहाल तो नुकसान हो रहा है। आशीष जी, इस कंपनी माफ़ कीजिएगा अविनाश जी, इस कंपनी को आप ट्रैक करते हैं क्या? पाल रेड टेक्नोलॉजी के स्टॉक हैं इनके पास? पूजा, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना ही इनको कहूँगा कि ज़्यादातर आईटी कंपनीज में निवेश करना है तो विजिबल और बड़ी कंपनीज में पैसा लगाए। इनफैक्ट मिड कैप आईटी कंपनीज में भी निवेश के काफ़ी मौके हैं, लेकिन ऐसी छोटी इलिक्विड कंपनीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं ना कहीं अगर शेयर में बिकवाली शुरू होती है तो खरीदने के लिए कोई सामने आता नहीं है और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको काफ़ी भारी नुकसान होता है। तो मेरे ख्याल से जो भी कैपिटल इनका है, इनको थोड़े अच्छे वेल मैनेज्ड कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए। अननोन कंपनीज में डालने का जो थ्रेट होता है वो यही है कि अगर कोई मामला थोड़ा रॉन्ग हो जाता है तो पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि छोटे शेयर जैसे आईडीएफसी फर्स्ट है, फेडरल बैंक है, मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छे विकल्प है। आईटी में मुझे लग रहा है अगर इनका नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो डेफिनेटली ये मास्टेक या टिपिकली परसिस्टेंट जैसे कंपनीज में निवेश करे, थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। ठीक है, निश्चित तौर पर बाजार में आपको ना क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपने क्वालिटी इंश्योर कर ली उसके बाद आगे आने वाले रिटर्न्स भी आपके सुनिश्चित हो जाते हैं, तो ये आप ख्याल ज़रूर रखिए। जयपुर से टीडी राव हमारे साथ हैं। राव साहब नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? जी नमस्कार जी, मेरे पास पतंजलि फूड के 40 शेयर है और उसको मैंने एवरेज 1130 किस्त में लिया था। तो 1130 काफी कम है क्या? 1130 रुपए की था। ठीक है, 1130 वाला जब शेयर 930 का हो जाए तो थोड़ा सा नुकसान ये जो है दर्द देता है और कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करता है कि अब करना क्या है। ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। और अविनाश जी, आप ही बताइए पतंजलि फूड्स कैसे देखना चाहिए, क्योंकि हमने 1,500 रुपये के आसपास के इसमें भाव देखे, अब ये शेयर करेक्ट होके 1,000 रुपये के नीचे, 950 के भी नीचे इनफैक्ट है ये, तो आपको एवरेजिंग के मौके दिख रहे हैं इसमें, या फिर जो हाल फिलहाल थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग को लेकर थोड़ी सी चर्चाओं में पिछले दिनों थी ये कंपनी, लेकिन अब प्रोसेस्ड फूड वाला जो धंधा है उसको लेकर ना थोड़े सा ना उत्साह भी है और कई जगह ये प्लांट्स भी अपने लगा रही है। आपको लगता है कि एवरेजिंग करना चाहिए इसमें अविनाश जी, या फिर जो है शेयर इसको बना कर रखें, इसको बस होल्ड करें? नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक, इस कंपनी में अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो इसमें जरूर एक एवरेजिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मेरे ख्याल से देखिए, ये कंपनी में अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आई है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 2 क्वार्टर्स में काफी सिग्निफिकेंटली दबी हुई है। होपफुली एक बार इनपुट प्राइसेस का प्रेशर निकल जाएगा तो इनके पास बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स है, और जैसे आपने कहा कि प्रोसेस फूड्स का बिजनेस भी उनको मिला है, तो मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल में अच्छी रिकवरी के संकेत दिख रहे। थोड़ा सा समय इनको इस स्टॉक में रहना चाहिए, अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज करें, लेकिन नजरिए कम से कम 12-18 महीने का रखें। ठीक है, थोड़ा सा नज़रिया आप लंबा रखिए, 12 से 18 महीने तक आप और इसको होल्ड कीजिए, आपके नुकसान की भरपाई भी करेगा और अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एवरेजिंग का मौका भी ये शेयर दे रहा है। एक चलिए के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसला, लेकिन फिलहाल एक छोटे से दायरे में कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की हालांकि बात करें तो वहां से स्ट्रेंथ दिख रही है। 288 अंकों पर है निफ्टी बैंक, 43,987 के आसपास, यानी कि दिन की ऊंचाई के पास निफ्टी बैंक है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक आप देखिए यहाँ पर अब 1.5% की तेजी है। कोटक बैंक इसने अपनी तेजी को और बढ़ाई है, अब 1% ऊपर ये शेयर आ गया और आईसीआईसीआई बैंक भी अब हरे निशान में आकर 0.25% से जो गेंस थे उसको बढ़ा के 0.25% के आसपास की गेंस आपको आईसीआईसीआई बैंक में दिखेंगे। तो तीनों जो बड़े बैंक्स हैं जो ठीक ठाक वेटेज फॉर्म करते हैं वहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है। आगे बाजार की बात करेंगे, लेकिन रुपए में गिरावट बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले जो भाव है वो 2 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। 82.5 रुपये का भाव है $1 के बदले, तो ये क्रूशियल अपडेट। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक तरफ डॉलर में लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि FIIs यानी कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं 14 सत्र से लगातार उनकी बाइंग हो रही है और 22,000 करोड़ रुपए अब तक ये इन 14 दिनों में डाल चुके हैं। तो 2 अलग अलग चीज़ें, इसको भी समझेंगे कि क्यों ये अलग चाल है। लेकिन फिलहाल आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ABCD।
रोज की तरह कमोडिटी मार्केट की बारीक और गूढ़ बातों को आसान भाषा में लिए समझाने के लिए लेकर आते हैं ये खास सेगमेंट। विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या है स्पेशल? देखिए, एफपीआई की चर्चा हर जगह हो रही है। एफपीआई का इन्वेस्टमेंट भी लगातार इक्विटी मार्केट में बढ़ रहा है, तो कमोडिटी मार्केट में भी इसे आसानी से और जल्द लाने की तैयारी चल रही है। तो ईटीसीडी यानी एक्सचेंज पे भी जो भी ट्रेड होते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, उसमें एफपीआई को अब सीधा एक्सेस दिया जाएगा, जिसे हम डीए में भी कह रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस उनको मिलेगा। और इससे होगा क्या, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस से उनके लिए प्राइवेसी होगी, वो सीधे एक्सचेंज पे जाकर ट्रेड कर पाएंगे, एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मैनुअल तरीके से उसमें फीड करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं इनको मिलेगी। इससे एफआई का दायरा यहां पर बढ़ेगा। और जो कैश सेटल्ड जो भी प्रोडक्ट है कमोडिटी वायदा के, कैश सेटल्ड मतलब ये होता है कि कमोडिटी में आमतौर पर जो भी आप वायदा में ट्रेड आप करते हैं, वो एक्सपायरी तक अगर उस पोजीशन को नहीं काटते हैं तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। लेकिन क्रूड और नेचुरल गैस ऐसे प्रोडक्ट है कमोडिटी वायदा में, नॉन एग्री मार्केट में, जिनकी डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं होती, कैश में सेटलमेंट होता है। तो इन प्रोडक्ट के लिए एफपीआई को अब सीधा एक्सेस मिल पाएगा। तो एक फायदा तो ये होगा कि बाजार का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा। एफपीआई को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कैटेगरी 1 में होते हैं रिस्क फैक्टर के हिसाब से बांटा गया। जो भी गवर्नमेंट्स के फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, सॉवरिन वेल्थ फंड्स होते हैं, वो कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो वहां पर बैंक्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, कई सारे और इंस्टीट्यूशंस आते हैं। कैटेगरी 3 में जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर इंडिविजुअल या ट्रस्ट वगैरह होते हैं, वो कैटेगरी 3 में एफपीआई के आते हैं। लेकिन एफपीआई के आने से फायदा और नुकसान क्या होगा? फायदा तो ये होगा कि आपका दायरा बढ़ेगा, कमोडिटी मार्केट जो बड़ा होगा, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर घरेलू बाजार में बेहतर हो पाएगी। नुकसान ये होगा कि यहाँ पर उतार चढ़ाव के डर ज़्यादा रहेंगे। जिस समय एफपीआई निकल कर जाएंगे, पैसे निकालेंगे, उस समय बड़ी गिरावट भी आ सकती है, तो सट्टेबाजी की भी संभावना बन सकती है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान है। लेकिन एफपीआई अगर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा फायदा ये होगा, जो हम 2 दशक से इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। ठीक है, निश्चित तौर पर क्या उसके रिस्क हैं, क्या उसके रिवॉर्ड हैं, फायदे नुकसान, सब कुछ आपको विश्वमोहन ने बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, फटाफट अब दर्शकों का सवाल लेंगे। इंस्टाग्राम से रोशन का सवाल लेंगे और इनका सवाल है सिंजीन इंटरनेशनल को लेकर। 100 शेयर हैं 695 रुपये के भाव पर, उनके भाव के आसपास ही फिलहाल ये शेयर है, 698 रुपये के आसपास का भाव है। अविनाश जी, नतीजे भी ठीक आए थे सिंजीन के, और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी अच्छी थी कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो हाई सिंगल डिजिट में, यानी कि मान के चल रहे हैं कि 7 से 10% के बीच में कुछ हो सकती है। अब शेयर चला भी है, नतीजों के बाद भी हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम कायम है। आपको लगता है कि भाव भी इनका ठीक है, क्योंकि इनके भाव के आसपास ये भी शेयर है, यहाँ से गुंजाइश है भी तेजी की अच्छी खासी? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि नंबर्स तो बहुत ही मजबूत थे और कमेंट्री भी मैनेजमेंट की काफी अच्छी थी। और सिंजीन एक ऐसी कंपनी है जो बायोकॉन की सब्सिडरी तो है ही, बट जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में जो वो काम करती है वो काफी यूनिक है। करीबन 150 के ऊपर इनके ग्लोबल कस्टमर्स है। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और होपफुली हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल में और भी अच्छा रोड मैप और ग्रोथ मोमेंटम बिजनेस को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये शेयर जो इन्होंने खरीदा, अगर नजरिया 12-15 महीने का इसमें होल्ड करिए, क्योंकि ये शेयर थोड़ा धीरे चलता है। अभी शायद स्टॉक थोड़े समय के लिए कंसोलिडेट करेगा, बट नजरिया लॉन्गर टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनके स्पेस में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के लिए पोटेंशियल काफी बड़ा दिख रहा है और क्लाइंटल इनके ऐसे हैं कि जो इनको 3, 5, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, सिंजीन में बने रहने की सलाह है। ईमान चटर्जी हमारे साथ हैं। ईमान, नमस्कार, बड़ा अच्छा नाम है आपका। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ, हमारे पास ईमान पीएल का शेयर है, हाजर क्वांटिटी का, बाइंग प्राइस है 60.50 का। 60 रुपये का भाव, 1000 है शेयर। आपने ईमान कब लिए शेयर? ये हफ्ते 10 दिन पहले? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। MRPL हमने देखा था कि जब रिफाइनिंग मार्जिन में, जीआरएम्स में गिरावट हुई थी, तो जो भी रिफाइनिंग वाले शेयर्स हैं, चूँकि जो प्योर रिफाइनिंग में जो कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं, MRPL या फिर चेन्नई पेट्रो, इस टाइप की कंपनीज में। MRPL, इसमें रत्नेश आपसे सलाह चाहेंगे, चूँकि 60 रुपये के आसपास इनकी बाइंग है, 67-68 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया है। यहाँ से आपको ट्रेजेक्टरी कैसी लग रही है और क्या सलाह देंगे आप? MRPL में करेक्शन बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करेगा। हमको भी हाल ही के दिनों में काफी अच्छा 27-28 अप्रैल के आसपास में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली थी।
इसके साथ साथ चेन्नई पेट्रो में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी एमआरपीएल में बने रहना चाहिए। इनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा 64 रुपए की। एक प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लगा ले 64 रुपए का, ऊपर में मुझे 74 रुपए के आसपास जब आता है तो वहां पे मुनाफा बांध ले। ठीक है, 68 के आसपास है, 6 रुपये और चलने दीजिए इसको। 74 के आसपास आ जाए तो यहाँ पर आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। रोहन का सवाल लेंगे, इंस्टाग्राम के जरिए आया है और इनके पास है शेयर पीएनबी के 10,000 की क्वांटिटी है 52 रुपये के भाव पर, और इनके भाव के आसपास ये शेयर भी होना चाहिए। अच्छा, 50 रुपये के नीचे है, थोड़ा सा नीचे, 2 रुपये प्रति शेयर का नुकसान है। अविनाश जी, पीएनबी हमने देखा था कि जब 65 रुपये के आसपास जब ये शेयर गया था तब भी बहुत लोगों को आकर्षक लग रहा था और 80 रुपये 85 रुपये के टारगेट सुझाए गए थे, लेकिन वहाँ से ये शेयर रिवर्स हुआ, 50 रुपये के नीचे है, वहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि अभी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए इसको लेकर और समय देना चाहिए? बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए पीएनबी चौथी लार्जेस्ट बैंक है और सरकारी बैंक्स में जिस प्रकार का इम्प्रूवमेंट हमने एसेट क्वालिटी का, बिजनेस परफॉर्मेंस का देखा है, हमको लग रहा है कि FY24 इनके लिए भी, पीएनबी के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। हालांकि ये एक ऐसा बैंक है जो सरकारी बैंक्स में सबसे स्लो मूवर है, बट जिस प्रकार के मैक्रो सिग्नल्स मिल रहे हैं, जहाँ पे जीडीपी काफी स्ट्रांग रहने की अपेक्षा है, प्लस क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये बैंक को भी डेफिनेटली कैपेक्स रिटेल ये ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीएनबी को लेकर कन्विक्शन है, आप इसको समय दीजिए और 50 रुपये का भाव है, ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, दिलीप कुमार का सवाल आया है कोलकाता से ट्विटर के जरिए और इनके पास है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर 642 रुपये के भाव पर, और इनके भाव से ये शेयर अब ये ठीक ठाक ऊपर आ गया है। 67 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है IDFC फर्स्ट बैंक का। रत्नेश, देखिए मैनेजमेंट क्लीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं लगातार IDFC फर्स्ट बैंक के। आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि इनको मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा, प्रति शेयर 25 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है, बहुत हेल्दी प्रॉफिट्स को कहेंगे, आप प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगे या फिर बेहतर ये होगा कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लें, ऊपर कर लें और शेयर में बने रहें? आईडीएफसी का फर्स्ट बैंक का चार्ट देखेंगे आप तो कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा इसको सप्लाई जोन के आसपास आ गया, जो कि सप्लाई जोन 69 या 70 के आसपास का है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट का स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करे, जो कि 61 का लगा है, क्योंकि एक बार 70 रुपए के ऊपर ही कभी भी क्लोज देगा तो यहाँ पे हमको फिर एक लंबी तेजी 80 रुपए तक के लिए देखने को मिल सकती है। तो अभी मेरे हिसाब से एक 61 का स्टॉप लॉस से बैठे रहे और इस रैली को एंजॉय करें। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर रत्नेश का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, ट्विटर से रोहित का सवाल है, इनके पास है DCW के शेयर 1000 की क्वांटिटी है, 54 रुपए के भाव। इनके भाव से अब ये शेयर तकरीबन 10 रुपए नीचे है, 40 रुपए, इनफैक्ट 9 रुपए के आसपास की, 8 रुपए की कमजोरी इनके भाव से है। अविनाश जी, DCW हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल स्टॉक्स, टेक्सटाइल सेगमेंट की एक कंपनी है और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं वो बड़ी अनुकूल हैं। एक तरफ से यूरोप से डिमांड निकल के आ रही है, दूसरा कॉटन की सप्लाई को लेकर कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि DCW, हालांकि इनके भाव खरीद भाव से नीचे हैं, लेकिन इसमें निवेशित रहें? तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए अभिषेक। पहली बात तो DCW सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है, काफी बड़ा इनका केमिकल का बेस है, प्लस जिस प्रकार से एंड यूजर एप्लीकेशंस है और जिस प्रकार से अभी डोमेस्टिक प्राइसेस चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी, तो होल्ड करने के लिए। ठीक है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, इसको होल्ड करने की सलाह है। रविंद्र गुप्ता का सवाल लेंगे, ट्विटर से इनका सवाल आया है एक्साइड को लेकर और 200 शेयर इनके पास है 216 रुपए के भाव पर। इस पर रत्नेश आप व्यू दीजिए, इनके भाव से 10 रुपए ये नीचे है शेयर, ये एक्साइड, क्या इसको लेके एक्साइटमेंट लौटेगी इसमें खरीदारी को लेकर, क्या सलाह होगी आपकी ओर से? एक साइड का चार्ट देखिए तो बिल्कुल इसका बेस फॉर्मेशन बन चुका है, अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है, लंबे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट देने को तैयार है डेली चार्ट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी नियर टर्म में 220 रुपए के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं 195 का, और उस स्टॉप लॉस से भी होल्ड करें। 220 पहला टारगेट, उसके बाद में फिर ये 230 235 रुपए तक जाने की ताकत रखता है। ठीक है, 230 पहला टारगेट, 235 दूसरा टारगेट, तो यहाँ से अभी ठीक ठाक अपसाइड बाकी है, आपको इस शेयर में बने रहने की अभी भी
सलाह है। लेकिन हमारा राजा बैटरीज को लेकर अगला सवाल है। एक्साइड के बाद हमारा राजा बैटरीज। अमित ने सवाल पूछा है और फेसबुक के जरिए उनका सवाल आया है। 641 के भाव पर फिलहाल ये शेयर है, लेकिन इनके खरीद भाव है 595। इनके भाव से तकरीबन 45-40 रुपये ये चल गया है, तो एक ठीक ठाक तेज़ी आ गई है। लेकिन अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे राय इसको लेकर। ये जो कंपनीज़ हैं जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाली हैं, हमारा राजा हो गई, एक्साइड हो गई, निश्चित तौर पर जिस तरह से ईवी को लेकर चीज़ें बदल रही हैं, उसके चलते ये फोकस में रहेंगी और कहीं ना कहीं अपनी उस हिसाब से अपने आप को रिकैलिब्रेट भी कर रही हैं। अगर इस स्पेस में रहना है, हमारा राजा ठीक है या फिर एक्साइड बेहतर ऑप्शन है? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए दोनों हमारा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज बड़ा बैटरीज में कर रही है। आने वाले 1.5-2 साल में आपको अपॉर्चुनिटी दोनों कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो आईसी इंजन मार्केट है वो तो चलता रहेगा, वहां पे तो हमारा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज बिजनेस जनरेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर देखें तो हमारा राजा ने ऑलरेडी करीबन 600-650 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो इसका बेनिफिट भी आपको अगले 1.5-2 साल में देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशक को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एज इट इज देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पूरा कॉम्पोजिशन है ओवरऑल ऑटोमोबाइल मार्केट में वो ज्यादा बड़ा नहीं है। और करंट मार्केट जो ऑटोमोबाइल मार्केट का हम देख रहे हैं, जैसे कि 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, ट्रैक्टर्स हो, ये सारे बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस लेवल से होल्ड करना ही इनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है हमारा राजा को भी। अगले दर्शक का सवाल लेंगे और ये सवाल जो है ऑस्ट्रेलिया से आया है, यानी कि देश के बाहर बैठे दर्शक भी लगातार ET Now स्वदेश के जरिए अपने पोर्टफोलियो पर राय चाहते हैं, अपने शेयर के बारे में जानकारी चाहते हैं हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन इस बीच आप देखिए, निफ्टी बैंक अब अपने शिखर से मात्र 125 अंकों के आसपास की दूरी रह गई। इनफैक्ट उससे भी कम थोड़ी सी, 44,152 का ये हाई है, नया जो रिकॉर्ड लेवल है पिछले साल दिसंबर में बना था, और अब इससे सिर्फ 121 अंकों के आसपास की दूरी रह गई। आज की जो तेज़ी हो बढ़ के हो गई है 44,029, 330 अंक ऊपर है इस वक्त निफ्टी बैंक, और बड़े दिग्गज बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सपोर्ट करने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो उसमें HDFC बैंक का नाम आपको अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि HDFC बैंक में हमने देखा था कि डिविडेंड का रीएडजस्टमेंट चल रहा था, उसके चलते ये शेयर नीचे आया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से ये शेयर भी अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 1647 रुपये के आसपास का भाव है, 0.5% ये ऊपर है। और अगर HDFC बैंक से सपोर्ट थोड़ा सा अगर और बढ़ गया, ये अगर बढ़त हो गई अगर 1% की, तो ये शायद रिकॉर्ड हाई आज बाजार में बन भी जाएगा, और उसकी हम उम्मीद करके चलेंगे भी। लेकिन विजय का सवाल लेंगे, फेसबुक से इनका सवाल है, और इनके पास है ज्योति रेजिन का शेयर। 7,500 शेयर हैं 405 रुपये के भाव पर। अविनाश जी, ज्योति रेजिन, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये पिडिलाइट जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है उसी सेगमेंट में ये भी कंपनी ऑपरेट करती है। इसके बारे में आपका क्या व्यू होगा, कैसी कंपनी है? 405 की इनकी खरीद है, और आज हम शेयर में देख रहे हैं कि 4% के आसपास की कमजोरी है। इनके भाव से तो तकरीबन 3 गुना 3.5 गुना ये हो चुका है ऑलरेडी शेयर ये। नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, ये इन्वेस्टर ने बहुत अच्छे प्राइस पे इस स्टॉक को एक्वायर किया है। और ये आपने सही कहा कि पिडिलाइट का ग्रुप कंपनी जो है, इसके कंपैरिजन में वही रेजिन्स और केमिकल्स बनाती है। कंपनी का मेरे ख्याल से इस साल का परफॉर्मेंस दैट इज FY23 के लिए तो बढ़िया आया ही है, लेकिन FY24 के लिए भी इनको एक्सपेंशन का बेनिफिट मिलेगा। मेरी राय में इन्वेस्टर को अपना कम से कम कैपिटल तो यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट 3 गुना से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। बैलेंस क्वांटिटी वो अगले साल 1.5 साल के लिए होल्ड करें, क्योंकि स्पेस में ग्रोथ पोटेंशियल काफी सिग्निफिकेंट है, और कंपनी की ज्योग्राफिकल रीच बढ़ रही है, एक्सपेंशन का भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले 1-2 साल में अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ से भी अच्छे हैं, और विजय की तो हम कह देंगे विजय पताका फहरा दी गई है बाजार में, क्योंकि 80 लाख रुपए का इनको मुनाफा हो रहा है इस एकमात्र शेयर से। लेकिन ये होता है कि आपका जब कन्विक्शन होता है तो आप देखिए, भारी क्वांटिटी मैंने शेयर खरीदे थे, 7,500 शेयर थे 405 रुपये के भाव पर। और पेशेंस की, धैर्य की भी दाद देनी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंस एग्जॉस्ट होता है बहुत सारे लोगों का, तो 50% ऊपर जाए तो लगता है कि बहुत हो गया, या फिर हार्डली शेयर डबल हो गया तो लोग एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन 3 गुने मुनाफे के बाद भी होल्ड करना और उसके बारे में जानकारी लेना, ये दिखाता है कि न सिर्फ
ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, बल्कि उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके अभी तक वो इस शेयर में बने रहे। आगे बढ़ेंगे, शेखर का सवाल लेंगे कोलकाता से, और इनका सवाल आया है फेसबुक के जरिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर इनके पास है 30 की संख्या में 847 रुपए के भाव पर। 804 का भाव है यूनाइटेड स्पिरिट्स। रत्नेश, कैसे दिख रहे हैं चार्ट इसके? मिड-डाउन में आप देखेंगे हमको काफी करेक्शन देखने को मिला दिसंबर महीने से अभी तक हमको करेक्शन देखना मिला, पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया कि थोड़ा सा वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी सी उस लेवल की हमको नहीं दिख रही जो चाहिए इसमें। एक इसको इमीडिएट सप्लाई है वो 825 रुपए का, इसका डेली चार्ट पर 200 मूविंग एवरेज आता है। वो निकलने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि 880 890 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। थोड़ा सा बने रहने की सलाह रहेगी। 775 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दें। 775 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। रत्नेश जी, एक और मेरा सवाल है, पर्सनल है ये। हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स पूछा, आपने मैकडॉवेल बोला। ये बताइए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं आपको जब सलाह के लिए पूछते हैं तो वो भी मैकडॉवेल ही बोलते हैं या फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स बोलते हैं? हालांकि पुराने नाम से इसी तरह से प्रचलित है ये। नहीं, मैकडॉवेल ही एक फेमस नाम है और वही बोला जाता है आमतौर की भाषा में, तो वही बहुत जल्दी समझ में भी बहुत जल्दी आ जाता है उससे, इसलिए। ठीक है, मैकडॉवेल। यूनाइटेड के नतीजे आज आने वाले हैं, और एसबीआई के साथ साथ आज आईटीसी, और इसके साथ साथ आज फोकस में रहने वाले हैं 5 एफएनओ के भी नतीजे। लेकिन एसबीआई को लेकर क्या अनुमान है, नतीजे इसके कैसे आएंगे, फोकस कहां पर होगा, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिट को लेकर किस तरह के नंबर्स बैंक ये पोस्ट करेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ हैं। हर्ष, बताइए क्या अनुमान है एसबीआई के नतीजों को लेकर? जी हाँ, तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक एसबीआई एनआईआई एक्सपेक्टेड है अराउंड 40,000 करोड़ पे, जो कि लास्ट ईयर 31,200 करोड़ पे था। तो एक सॉलिड एक्सपेंशन दिख रहा है अभी भी। 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 5% सिक्वेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा असर आएगा इसका। अब 27% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड है, 25,000 करोड़ के आसपास वो नंबर। जब प्रोविजंस को देखें तो Q3 में काफ़ी लो प्रोविजनिंग नंबर पर, अब Q4 में उससे भी लो एक्सपेक्टेड है। 5500 करोड़ के आसपास नंबर एक्सपेक्टेड है। 5700 करोड़ पे Q3 का नंबर आया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसी वजह से जो एनआईआई है, जो प्रोविजनिंग लोअर प्रोविजनिंग नंबर है, एड करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास आएगा। 1% प्लस आरओए एक्सपेक्टेड है अभी भी एसबीआई से। जब बैलेंस शीट की बात करते हैं 16% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एडवांसेस में काफ़ी हेल्दी लार्ज बैलेंस शीट साइज पे, और डिपॉजिट ग्रोथ स्लो 6% एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओवरऑल जब एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट करें तो निम्स अभी भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं ऐसे लग रहा है। आगे जाके भी FY24 में क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का निम्स पे, वो एक की फैक्टर रहेगा। ओपेक्स लोन ग्रोथ गाइडेंस आगे जाके कैसे रहेगा वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट और आरओएस किधर ट्रेंड होगा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और एमएसएमई और एसेट क्वालिटी स्पेशली एमएसएमई पे मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी। ऑल्सो आगे जाके 14% का कैपिटल एडिक्वेसी, तो कैपिटल रेजिंग प्लान्स क्या होंगे एसबीआई के, वो भी जानने में इन्वेस्टर्स को दिलचस्पी होगी। ठीक है, शुक्रिया हर्ष। तो एसबीआई के नतीजे कहां पर नजर होगी, वो सारी की सारी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। लेकिन मुनाफे में 65% की हेल्दी ग्रोथ की उम्मीद है। एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से आय, हिंदी आसान हिंदी में 28% वहां पर ग्रोथ की उम्मीद है। और निश्चित तौर पर एसेट क्वालिटी को लेकर फोकस में होगा। साथ ही पूंजी जुटाने को लेकर बैंक की क्या प्लान है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि प्रोविजनिंग में 5% की कमी आएगी। 5,761 करोड़ रुपए से घटकर 5,500 करोड़ रुपए के आंकड़े का अनुमान है। एसबीआई, अविनाश जी, एक क्विक जरा आपसे इस पर राय चाहेंगे एसबीआई के शेयर पर नतीजों से पहले, क्योंकि हमने देखा कि निचले लेवल से बहुत अच्छी रैली दिखाई है एसबीआई ने, और अपने जो रिकॉर्ड हाइज हैं अब उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। इंटरेस्ट लगातार इसमें कायम है। आपकी क्या सलाह होगी एसबीआई, क्या बाय ऑन डिप्स ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो नतीजे आएंगे, मेरे ख्याल से नंबर्स का तो अनुमान सारे मार्केट्स ये लगा के बैठा है कि बहुत अच्छा नंबर जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आएगा। लेकिन जो ग्रोथ कमेंट्री रहेगी, जो क्रेडिट कॉस्ट का
आउटलुक होगा, प्लस जिस प्रकार का एसेट डिसबर्समेंट का नंबर कहेगा, वो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज एनालिस्ट मीट है एसबीआई का, तो मार्केट्स में डेफिनेटली काफ़ी रुचि है कि नंबर्स अगर उम्मीद से काफ़ी बेहतर आते हैं, प्लस मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी आती है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा स्कोप है री-रेटिंग के लिए अगले 12 से 15 महीने के लिए। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन का एक अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार का मार्केट अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है और लंबी अवधि के लिए रखता है, तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। सबसे बड़ी बात, कोर बिजनेस तो चल ही रहा है अच्छा, लेकिन उनके जो सब्सिडरीज है, जैसे कि एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट है, ये सारे बिजनेसेस अभी ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड एंटिटी है, उनको काफी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो नेट नेट प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से जो भविष्य है काफ़ी वो चमकदार लग रहा है एसबीआई के लिए। 589 रुपये के आसपास की भाव आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और आधे % के आसपास की मजबूती इसमें है। लेकिन कमज़ोरी है रुपए के भाव में, और इसको ज़रा समझते हैं कि आखिर ये रुपए के भाव में कमज़ोरी क्यों आ रही है। क्योंकि हमने देखा था कि चाइनीज़ करेंसी जो कि युआन है, वहाँ पर हमने कमज़ोरी देखी थी। तो क्या ये उसी का असर है? किस तरह से लिंकेजेस हैं? और ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि एफआईआईज़ की लगातार बाइंग के फिगर आ रहे हैं, बावजूद उसके रुपया नीचे है, 2 महीने का निचले स्तर, और 82 रुपये 50 पैसे के आसपास के भाव हैं $1 के। इसके क्या रीजंस हैं? क्या रुपया अपने निचले स्तर के आसपास है या फिर थोड़ी सी कमजोरी यहाँ से और गहरा सकती है? ये समझाने के लिए एसएमसी ग्लोबल के तपिश पांडे हमारे साथ हैं। तपिश, रुपए में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कमजोरी क्यों है, आखिर क्यों गिरा रुपया? बिल्कुल सर, अगर हम देखें पिछले महीने जैसे ही फेड ने इंडिकेशन दिया कि वो फर्दर रेट हाइक नहीं करेंगे एंड उनका इन्फ्लेशन अभी अंडर कंट्रोल है, वो ग्रोथ पे फोकस करेंगे, उसके तुरंत बाद ही हमें दूसरा एक क्राइसिस फेस करना पड़ा जहां पे डेट सीलिंग क्राइसिस आ चुका था, लिमिट रीच हो चुकी थी और जो यूएस की गवर्नमेंट है, मतलब दोनों ही पार्टीज हैं, वो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण सेफ हेवन पे हमें बाइंग देखने को मिली। और सेफ हेवन अभी रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखें तो निगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है और निगोशिएशन स्टार्ट होने के बाद वापस हमें डॉलर में तेजी देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर देखे, जैसा आपने भी बताया कि कल के दिन पे हमने चाइनीज युआन के 7 रुपए के नीचे जाते हुए देखा ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। वहां पे जो रिसेशन का फेयर, ग्लोबल रिसेशन का फेयर है, डिमांड कम हो रही है, उसके कारण चाइनीज युआन पे भी काफी लंबे टाइम बाद एक गिरावट देखने को मिली, जिसका भी असर सभी इमर्जिंग करेंसीज पे पड़ा है। साथ ही अगर हम आज की बात करें तो आज हमारा 1 ईयर डॉलर रूपी का जो 1 ईयर फॉरवर्ड है उसका प्रीमियम 8 पैसे आ चुका है, जो कि 2010-2011 के निचले स्तर पे चल रहा है, जो इंडिकेट दे रहा है कि यहाँ पे जो हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहे हैं। चाहे यहाँ पे अगर यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस बढ़ता है और 1 जून को जैसा एलन ने बोला था यूएस अपने आउट ऑफ फंड हो जाता है तो सेफ हेवन की डिमांड के कारण डॉलर में बाइंग आएगी। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है थोड़ा बहुत डॉलर। हाँ जी, ठीक है। एक और बहुत ही साधारण सा सवाल आपसे, 42.5 का भाव तो आ गया, क्या अपने नियर टर्म के सपोर्ट के आसपास है रुपया या फिर कमजोरी और बढ़ेगी? क्या 85 रुपए प्रति डॉलर के आसपास की कीमतों की तरफ बढ़ेगा या फिर ये अब जो तेजी, जो कमजोरी होनी थी रुपए कीमतों में, वो हो गई है? बिल्कुल सर, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स पिछले 1 महीने से काफी कंसोलिडेट करा था। अप्रैल से डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, अभी डॉलर इंडेक्स में वापस तेजी हमें देखने को मिल रही है, उसका असर हमें इंडियन रुपये में भी देखने को मिलेगा। चार्ट में हम बात करें तो डॉलर रुपये ने अभी रिसेंटली 80 to 40 पे ब्रेकआउट दिया है, अभी 50 के आसपास चल रहा है। ये काफी अच्छा चार्ट फॉर्मेशन भी लग रहा है। फॉरवर्ड प्रीमियम भी देखे तो काफी लो पे है, जो डॉलर डिमांड को इंडिकेट कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है, अगर हम यहाँ पे बिकॉज ऑलरेडी जितने भी सपोर्ट थे, कंसोलिडेशन थे, चार्ट में भी उसको तोड़ चुका है, प्रीमियम भी इंडिकेट कर रहा है, तो 82, 80 और 83 का लेवल हम आने वाले महीनों पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी 83 तक का भी प्रेशर रुपए के भाव पर आ सकता है। तपिश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये पूरा सिनेरियो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। आखिर में अविनाश जी, एक छोटा सवाल आपसे। देखिए, जब रुपया गिरता है ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी हम चर्चा शुरू कर देते हैं, जो एक्सपोर्ट वाली जो कंपनियां हैं, फार्मा वाली जो कंपनियां हैं, इसके अलावा आईटी कंपनीज के लिए ये निश्चित तौर पर अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम देखेंगे, फार्मा प्रेशर में है,
आईटी में भी बहुत खास संकेत हमें दिख नहीं रहे हैं। आप किस तरह से इस कमजोरी को देख रहे हैं और आपकी सलाह क्या होगी? कौन से सेगमेंट पर आप अभी नजर बनाकर रखने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अभिषेक जी देखिए, अभी जब रुपया वीक होता है तो जो फार्मा में एपीआई वाली कंपनियां हैं, जैसे कि आईओएल फार्मा है, उसके बाद सुप्रिया लाइफ साइंसेज है, यहाँ पे हमने देखा है कि चौथी तिमाही बहुत ही स्ट्रांग है। कमेंट्रीज जो आई है ऐसी कंपनीज की, वहाँ पे उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस जताया। तो मेरे ख्याल से देखिए, आईटी और फार्मा में थोड़ा बहुत कमजोरी है, लेकिन स्पेसिफिकली एपीआई कंपनीज है जो बनाती है रॉ मटेरियल फार्मा कंपनीज के लिए, इनके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि चाइना 1+ फैक्टर तो इनके लिए काफी पॉजिटिव है और काफी बड़े मात्रा में आईओएल और सुप्रिया लाइफ साइंसेज एपीआई एक्सपोर्ट करती है, तो इनको काफी फायदा होना चाहिए। ऑटो कंपोनेंट्स भी एक स्पेस है जहां पे हमको लग रहा है कि कंपनीज जैसे सुंदरम फास्टनर्स है, महिंद्रा सीआई है, यहाँ पे भी नजर रखें, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इनको काफी बड़े मात्रा में रेवेन्यू मिलता है। तो मेरे ख्याल से ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे फोकस करिए। अगर रुपया वीक होता है तो इनके लिए डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो साफ साफ आपके लिए न सिर्फ सेक्टर बल्कि उसमें से शेयर भी, आईओएल केमिकल्स, सुप्रिया लाइफ साइंसेज फार्मा में एपीआई वाली कंपनी जो हैं, और दूसरा सुंदरम फास्टनर्स और महिंद्रा सीआईई, ये जो ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनियां हैं, क्योंकि ये अपने कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करती हैं और अगर डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है अगर रुपए से, तो उनको ज़्यादा पेमेंट मिलता है। ये सीधा सीधा इसका गणित है। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अविनाश जी, रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। नमस्कार।